नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों हमारी ये सीरीज चल रही है 3000 क्वेश्चनों वाली। ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और इसका 2 पार्ट हम लगभग बना चुके हैं, तीसरा पार्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है? तो हमें इसमें से अर्धस्वर बताना है। तो अर्धस्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली बात तो ये कहूंगी आपसे कि पूरी वर्णमाला जितनी है अपनी अच्छे से पढ़ लेना। कितने अनुस्वार, विसर्ग, अयोगवाह सब मतलब क्या कितने हैं, अल्पप्राण, महाप्राण सब पता करना, क्योंकि हमारी जो वर्णमाला उससे कम से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी किसी का भी हो। ठीक है, तो इसमें हमें देखना अर्धस्वर हमारा कौन सा है, वो हमारा है या और बा क्या होते हैं हमारे अर्धस्वर। तो इसमें क्या है, या। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं, बिनु पग चले बिनु काना। तो ये बिनु पग चले बिनु काना मतलब बिन पैर के चल रहे हैं और बिना कान के, तो बिना कारण के कार्य होना, ये किसका उदाहरण है? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है क्योंकि आयोग की हमेशा से आदत रही है क्वेश्चनों को गलत रखना। तो इसमें गलत है, ये असंगति इसमें दे रखा, लेकिन नहीं, ये विभावना अलंकार का उदाहरण है और जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और असंगति में क्या होता है? असंगति में होता है कि कारण कहीं होता है और कार्य कहीं होता है। ठीक है, तो उसमें ये होता है, इसमें अलंकार है विभावना। और जब कोई ऑप्शन ही नहीं है और हमें टिक भी करना है तो टिक करना है, तो फिर हम असंगति पे टिक करेंगे, लेकिन ये विवादित ही क्वेश्चन बन जाते हैं आयोग के हमेशा। ठीक है, आगे देखते हैं, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी शब्द में हमें समास बताना है। समास भी जो समास है हमारे, और रस है, छंद है, अलंकार है, ये सब मतलब व्याकरण की जो मोटी मोटी चीजें वो तो आपको अच्छे से करना ही करना है जो एग्जाम में आते हैं। और इसमें ये जो क्वेश्चन आए हुए ना, तो ये बार बार रिपीट हुए हुए, इनसे तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि इस आधार से क्वेश्चन भी पूछते हैं। और तैयारी करने का एक मतलब जो हमें रास्ता है चाहिए जिससे हम कि ये समझ पाए कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, वो इन क्वेश्चनों से हमें मिल जाता है। तो पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में द्विगु समास। समास कितने होते हैं हमारे? 6 होते हैं। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर, साकार बना था चेतना एक, बिल सती आनंद अखंड घना था, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में रस बताना है, वो है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव बताना है हमें। तो वीर रस का स्थायी भाव इसमें क्या है? उत्साह है। शोक किसका स्थायी भाव है? शोक है। करुण का स्थायी भाव, भयानक का स्थायी भाव भय है, और शांत का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। ठीक है, और स्थायी भावों की संख्या हमारी कितनी है एग्जाम में पूछे तो 9 है, क्योंकि वात्सल्य और भक्ति रस भी दे रखे हैं, लेकिन रस हमारे 9 ही होते हैं, तो स्थायी भाव भी हमारे 9 ही होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो भाषा की हमें सार्थक लघुत्तम इकाई बताना है, तो वो हमारी क्या है? तो वो है शब्द। शब्द हमारी क्या हो गई? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। इसी तरह से वर्ण के बारे में पूछे तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? हमारी वर्ण है, और भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई हमारी शब्द है। भाषा की व्याकरणिक सार्थक लघुत्तम इकाई मतलब उसमें क्या हो गया? व्याकरणिक, तो वो हमारी क्या हो गई? वो हो गई पद। ठीक है, ये है पद की परिभाषा, क्योंकि जो डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ ये सब एग्जाम में पूछी हुई है। और भाषा की पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली लघुत्तम इकाई, तो वो हमारी क्या हो गई? वो है वाक्य। जो भाषा की पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली लघुत्तम इकाई है वो है वाक्य। और भाषा की मौखिक इकाई क्या है? वो है ध्वनि। ठीक है, क्योंकि ये चारों एग्जाम में पूछी गई परिभाषाएं इनकी अलग अलग, और आगे आ जाएं तो जिससे आप लगा सको टिक। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है?
तो हिंदी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की राजभाषा का दर्जा दिया गया है? वो है अनुच्छेद हमारा 343। जो अनुच्छेद 343 है और 351 तक ये हमारी भाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं। भाग 17 है, जो भाग अगर पूछने लगे कौन से भाग में संबंधित है तो वो भाग 17 है। ठीक है। और राजभाषा का मतलब जो राजकाज की, मतलब जिसमें हमारे राजकाज के कार्य किए जाते हैं वो हमारी राजभाषा होती है। और संघ की पहली राजभाषा मतलब हिंदी, और दूसरी कौन सी है? अंग्रेजी राजभाषा। तो हमारी संघ की जो राजभाषाएं वे कौन कौन सी हैं? हिंदी और अंग्रेजी। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे बाल गंगाधर खेर। ठीक है। इसमें खेर लिखा हुआ वैसे खरे आता है लिखा हुआ, ऑप्शन वैसे खरे वाला ही सही होता है, लेकिन जब इसमें ऑप्शन नहीं है तो यही सही है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 जून 1955 को। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली हमें बतानी है, इसमें कौन सी है? कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, कोरवी और दक्षिणी, ये तो 6 बोली हमारी कौन सी है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है। मगही, मैथिली, ये भोजपुरी, ये है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। और अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी, ये हमारी पूर्वी हिंदी। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, तो बिहारी हिंदी का बोली का नाम क्या है? वो है मगही। अभी मैं आपको बता ही रही थी। ठीक है। बोली से संबंधित एक वीडियो बनाई है सिर्फ 3-4 मिनट की, उसे देख लेना। बोली, विभाषा और भाषा उसमें दे रखा है। 1-2 बार आप सुनोगे तो जो एकदम अच्छे से याद हो जाएंगी वो आपको, और इनसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। जगन्नाथ में कौन संधि है? तो जगन्नाथ में संधि बताना है। इसमें कौन सी संधि है? इसमें संधि है व्यंजन संधि। जगन्नाथ, सज्जन और उद्योग, 2-4 वर्ड ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो इसमें हमें क्या देखना है कि उपसर्ग देखना है। उपसर्ग कौन से होते हैं? जो शब्द के आगे लगे होते हैं वे उपसर्ग होते हैं, जो शब्द के पीछे लगे हुए हैं वो क्या होते हैं? वो प्रत्यय होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है? आदरणीय, जिसमें उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है अपने लिए। आगे देखते हैं। अहेतुकी का शुद्ध रूप है, तो अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है? अहेतुकी। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? हमें इसमें ब्रज भाषा का क्षेत्र बताना कि कौन सा नहीं है। खाली यही नहीं कि मथुरा देखा और ब्रज भाषा का क्षेत्र बता दिया एकदम एग्जाम में, ये भी देखना कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है? वो है सरगुजा। जो है उन्हें देख लेते हैं। धौलपुर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, ये सब क्या है? ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं। और जो ब्रज भाषा का मूल क्षेत्र कभी आए तो वो मथुरा है। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो महाप्राण ध्वनियां जो हैं तो वो कौन कौन से होते हैं वर्ग में? वर्ग में पहले तो कितने अक्षर होते हैं? एक वर्ग में हमारे 5 होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। ठीक है। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो महाप्राण हमारे कौन कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा। और अल्प प्राण हमारे कौन से हो गए? पहला, तीसरा और 5वां, ये हमारे क्या हो गए? अल्प प्राण। ठीक है। इसी तरह से अघोष, सघोष, ये सब देख लेना। घोटक का तद्भव रूप क्या है? इसका तद्भव रूप है तुरंग। कभी भी तुम तैयारी करो, पढ़ो, या जैसे मेरी वीडियो भी देख रहे हो, मैं बता रही हूँ कि आप इसको देख लेना। इसको तो तुरंत देखोगे ना तो वो तुरंत याद हो जाएगा। उससे अगर तुम आगे के लिए छोड़ोगे तो वो मतलब तुम्हारा ड्यू होता चला जाएगा काम, वो एक साथ करोगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए लगातार अपना अभ्यास करते रहो और तैयारी लगे रहो। आगे देखते हैं। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस एक। तो प्रति एक, इसका संधि विच्छेद क्या हो गया हमारा? प्रति प्लस एक। ठीक है। आगे देखते हैं। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, तो अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अव्यय। अव्यय हमारे कौन से होते हैं? जिन्हें, अव्यय का मतलब जिनमें हम कुछ बदलाव ना कर सकें, कि खर्च नहीं कर सकते। ठीक है। जिसमें आगे जैसे यथाशक्ति,
मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें हम कुछ चेंज ना कर सकें। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द हैं, तो प्रत्यय रहित शब्द बताना है। तो प्रत्यय कौन से होते हैं? जो शब्द के बाद में लगे होते हैं। तो वो शब्द हमारा है दुर्गुण। उद्योग का संधि विच्छेद है, तो उद्योग का संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस योग। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा इसका। और इसमें संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है इसका। ठीक है, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वाचाल। और जो कम बोलता है वो है मितभाषी, और जो मीठा बोलता है वो है मृदुभाषी। स्वप्रय का विलोम क्या है? तो स्वप्न का क्या है? यह है जागरण। आगे देखते हैं, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है, तो इसका आशय क्या है? अतीन्द्रिय का इसका मतलब है इंद्रियों की पहुंच से बाहर। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो देशज प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है? वो है उच्चतर। किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो वो है अनजान में। सॉरी दोस्तों, वो है अभाव में। कौन से में है उपसर्ग? अभाव में। उपजाऊ का विलोम है, तो उपजाऊ का विलोम क्या है? उपजाऊ। और ऊसर मतलब जिसमें कुछ ना हो। ठीक है, उपजाऊ जो भूमि मतलब जिसमें पैदा अच्छा हो। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? जो शीघ्र किसी बात को सोच ले मतलब उसे क्या कहेंगे? प्रत्यय उन्नति। प्रत्यु उन्नति। ऑप्शन सी सही होगा। चंद्रिका का पर्याय है, तो चंद्रिका का पर्याय है तो वो क्या है? कौमुदी। कलश का पर्याय क्या है? तो कलश का पर्याय है कुंभ। जिसने मृत्यु को जीत लिया वो क्या है? ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, वो है मृत्युंजय। इसमें थोड़ा मिस्टेक है। कुटिल का विलोम शब्द है, तो कुटिल का विलोम शब्द क्या है? रिजु। क्या है? रिजु। पुरुष का विलोम शब्द बताना है हमें। किसका बताना है? पुरुष का। तो यह है पुरुष का क्या है? कोमल। आर्द्र का विलोम शब्द क्या है? आर्द्र का विलोम शब्द है शुष्क। आगे देखते, प्रत्यय रहित शब्द बताइए जो जिसमें प्रत्यय ना हो, ऐसा शब्द बताना है। तो वो हमारा क्या है? अनुवाद। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है, वो क्या कहलाता है? समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है वो है सार्वभौमिक। आसक्त का विलोम शब्द क्या है? विरक्त। आसक्त का क्या है? विरक्त। कोई भी शब्द है जब जैसे विलोम शब्द तो बहुत आसान है, याद करो ना तो उसको जैसे आसक्त विरक्त मतलब एक लाइन में बना के याद करो उसे, एक साथ दोनों वर्डों को आगे पीछे बोल के, तो जल्दी याद होते हैं। आवान विसर्जन। आवान का क्या है? विसर्जन। अन्य मनस्क शब्द का आशय है। अन्य मनस्क का शब्द का अर्थ बताना है कि इसका क्या आशय है। तो इसका है जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे क्या बोलेंगे? अन्य मनस्क। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, तो वो उसे क्या कहेंगे? ना तो वो गर्म है और ना बहुत ठंडा है, तो उसे क्या कहेंगे? समशीतोष्ण। निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, ये सही है। कर्णा के लिए करुणा के लिए भवभूति प्रसिद्ध है, ये भी सही है। अलंकार के लिए भामा प्रसिद्ध है, ये भी सही है। वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध है, ये गलत है। वक्रोक्ति किनकी है? कुंतक की, और क्षेमेंद्र का है औचित्य।
तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में से कौन कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है वो देखना है। जो सत्य है पहले उन्हें देख लेते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, सही है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी सही है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ये भी सही है। और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, तो गलत है ये, क्योंकि संस्कृत में 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। वो क्योंकि अपने हिंदी में नहीं होता है, हिंदी में केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में जैसे इसमें पूछा ना, अलग अलग ये 3-4 क्वेश्चन है, समझ लो कि वचन कितने होते हैं हिंदी में, संस्कृत में कितने होते हैं। इस तरह से एक एक लाइन महत्वपूर्ण है इसकी। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। तो कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या है कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव है। तो इसका क्या है? इसका है कि बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। कैसे होता है ओछे लोगों का प्रेम? अस्थायी, बालू की भांति, क्योंकि बालू कैसा होता है? फिसल जाता है एकदम। ये मुहावरे हमें सीख भी देते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी तारीफ अपना आप ही मारते रहते हैं, तो वो है ये कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है, आगे देखते हैं। खुमार रासों के रचयिता कौन है? तो खुमार रासों के रचयिता कौन है? दलपति विजय। ठीक है, जगनिकी है परमाल रासो, चंद्रबरदाई है चंद्रबरदाई ने लिखी पृथ्वीराज रासो, विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। ठीक है, विद्यापति की रचना है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताना। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई हैं। अमीर खुसरो ने क्या लिखी है? पहेलियां लिख रही हैं, मुकरिया लिख रही हैं। जगनिकी है परमाल रासो। आदिकाल की वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आदिकाल को जो वीर गाथा काल किसने कहा? आदिकाल का नामकरण मैं डाल चुकी हूँ, उसको देख लेना आप, क्योंकि आदिकाल का नाम रीतिकाल का और भक्तिकाल का नाम पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, और जो आदिकाल नाम दिया था ये किसने दिया था? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था आदिकाल। सरापा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? वो है सिद्ध साहित्य से। और सिद्ध कितने थे? 84 थे। और नाथ कितने थे? 9 थे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नाथ कितने थे? 9। और सिद्ध कितने थे? 84। 84 बैसड़प की वार्ता किस लेखक की रचना है? तो ये किसकी है 84 बैसड़प की वार्ता? ये है गोकुल नाथ की। ठीक है, ये वल्लभाचार्य के पौत्र थे, मतलब विठल नाथ जी के बेटे। ये है 84 बैसड़प की वार्ता जो है, इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। और 252 की वार्ता उसमें है विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन। ये दोनों लिखी हैं गोकुलनाथ जी ने, क्योंकि ये दोनों एग्जाम में पूछी जाती हैं बार बार। इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है? तो सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है? नावादास। ये नावादास किससे संबंधित है? ये भक्ति काल के हैं। ठीक है, सूफी काव्य धारा के नहीं है ये। है तो सूफी काव्य धारा भी भक्ति काल की, लेकिन ये किसने? कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित है। ठीक है, और सूफी कवि कौन से हैं? मुल्ला दाऊद जायसी और कुतुबानी, ये सूफी कवि है। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो हमें संत कवि बताने हैं। तो संत कवि कौन से नहीं है? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी कैसे कवि हैं? राम भक्त कवि हैं। और कबीरदास संत काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं। रैदास, गुरु नानक, ये कैसे हैं? संत कवि हैं। आगे देखते हैं, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कबीरदास किस धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? वो है संत काव्य धारा। और सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जायसी, और राम काव्य धारा से संबंधित हैं
तुलसीदास जी और कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन है? वो हैं सूरदास जी। ठीक है, जैसा अब इनका पूछा आगे इनका पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है वो बतानी है। तुलसीदास की 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी है रामचंद्र शुक्ल जी ने, और वो सभी रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं और किस किस भाषा में है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी भाषा, कवितावली और गीतावली, ये है इनकी दोनों ब्रज भाषा में। अब हमारा क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है? साकेत। साकेत किसकी रचना है? ये मैथिली शरण जी की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, और साकेत उर्मिला से संबंधित है। में से सूरदास की कृति कौन सी नहीं है? तो इसमें से बताना है कि सूरदास की रचना कौन सी नहीं है। ठीक है, तो कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली, गंगा लहरी। ठीक है, तो इनमें से कौन सी नहीं है? साहित्य लहरी। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो वो भी अभी पीछे आया था 84 वैष्णव की वार्ता, अब है ये 252 की वार्ता। तो ये किसकी है? ये गोकुलनाथ जी की रचनाएं हैं दोनों। ठीक है, ये ब्रज भाषा में लिखी हुई हैं। इसमें ना क्यों लेखकों को से जीवन वृत्तांत है इनमें लिखा हुआ, जो 84 वैष्णव की वार्ता है, 252 की वार्ता, दोनों में। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। और पद्मावत किसकी रचना है? अवधी भाषा का पहला महाकाव्य क्या है? पद्मावत है। ठीक है, और पद्मावत की जो एक वीडियो में सेपरेट बना चुकी हूँ, उसे देख लेना, क्योंकि उसमें बस 5-10 मिनट की है, लेकिन आपको जानकारी बहुत मिलेगी उसे देखने से। ठीक है, आगे देखते हैं। अष्टयाम के लेखक कौन है? तो अष्टयाम किन की रचना है? ये भी नाभादास जी की रचना है अष्टयाम। पद्मावत के लेखक कौन है या पद्मावत के रचयिता कौन है? तो वो है मलिक मोहम्मद जायसी जी। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है, तो निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या है? वह है रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। इसमें क्या है? रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है, जो निर्गुण काव्यधारा है। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो तुलसी जी की जो भक्ति है उसका स्वरूप क्या था? तो उसका था दास्य भाव। अच्छा, भक्ति कितनी प्रकार की होती है हमारी? तो भक्ति, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भक्ति कितने प्रकार से होती है या आती है, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आए तो भक्ति के जो 5 प्रकार बताए गए हैं उसमें है हमारी दास्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य भाव और वात्सल्य भाव और सांत्र। ठीक है, तो ये हमारे 5 प्रकार की भक्ति होती है। तो तुलसीदास जी की भक्ति तो है दास्य भाव की, सूरदास की भक्ति जो है वो सखा भाव की है। ठीक है, और जो महादेवी जी की पूछी आती है या मीराबाई की पूछी आती है तो वो है माधुर्य भाव की। ठीक है, महादेवी जो पूछी आती है कि कैसी है, तो वो है माधुर्य भाव की। जो मीराबाई की भक्ति थी, मीराबाई की ज्यादातर एग्जाम में पूछी गई है अभी तक, तो कैसी? माधुर्य भाव की। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, इसे देखो 2-4 बार, और फिर जैसे आपको कोई परेशानी होती है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और मैं आगे ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करती रहूंगी। बस लास्ट में यही कहूंगी कि अगर अपनी मंजिल पानी है, कुछ करना है जिंदगी में, अपनी सीट बुक करानी है, एक टीचर बनना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जितनी मेहनत करोगे उतनी, बस उतना ही फल पाओगे, उतनी तपस्या है आपकी। बस यही कहना चाहूंगी लास्ट में कि बस करत करत अभ्यास ते जड़मति होय सुजाए। तो कितनी मेहनत करनी चाहिए, बस जितना कर लो वो थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।